देखिए आज हम डायमेंशंस के क्वेश्चन करेंगे और हम डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नीट के अंदर इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं इस डायमेंशन टॉपिक में से, तो आप लोग इसके ऊपर फोकस रखें। नीट हो चाहे जेईई मेन हो, ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पूरा फोकस बना के रखो। पहला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, देखो बेसिक क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज। आपको डायमेंशनल फार्मूला बताना है फॉलोइंग क्वांटिटीज का। कौन कौन सी फॉलोइंग क्वांटिटीज, ये चार सामने लिखी हुई, इनकी डायमेंशन बतानी है। पहला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दूसरा है चार्ज, तीसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चौथा है रेजिस्टेंस। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप जानते होंगे कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं अगर आप जानते हो, पोटेंशियल को वी से और रेजिस्टेंस को आर से। आपको याद हो, छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब मैंने जैसा कि आप लोग से कहा, डायमेंशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा आप डायमेंशंस फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं आप लोग को पहले डायमेंशन जो है, मैंने ऐसे सवाल दिए जिनके फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, जो आपने 9th में पढ़े होंगे। ठीक है, और जो अभी 11th में आप आगे भी बहुत सारे नए फॉर्मूले पढ़ोगे, लेकिन जिस प्रोसेस से मैं इसकी डायमेंशन निकालना सिखा रहा हूँ, आगे से उन सब फॉर्मूले की डायमेंशन निकाल सकते हो। कहने का मतलब ये रटना किसी को नहीं है आपको। ठीक है, मैंने एक टेबल बनवाई थी आपको, वो टेबल आप उसको अगर याद कर लोगे तो वक्त बचेगा, अगर उसे भी याद नहीं करते हो तो आप उसको निकाल लो, भूल गए तो। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मैं ही करा रहा हूँ ये आपको ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए। फर्स्ट वाला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है ध्यान से समझो। क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? कैपिटल जी। ठीक है, ध्यान समझना कैपिटल जी क्या है। अब पहले तो मुझे ये याद करना है कि ये कैपिटल जी किस फॉर्मूले में आता है। ठीक है, तो आप लोग ने 9th क्लास में एक पढ़ा होगा न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। ठीक है, न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ, और न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ में क्या पढ़ा होगा आपने कि ये दो मासेज हैं m1 m2 और दोनों के बीच की दूरी कितनी है r, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। समझ रहे हो बात को, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। तो मुझे पहली चीज़ तो ये फॉर्मूला मिल गया कि हाँ इस फॉर्मूले की हेल्प से मुझे काम करना है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि मैं इस जी की वैल्यू निकालना है, मुझे जी की डायमेंशन निकालना है, तो मैं पहले जी को अकेला करूँगा। अकेला करने का मतलब समझ रहे हो ना, अब ये आसपास की चीज़ें हटाऊंगा इसमें से। ठीक है, कैसे हटाऊंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके, भाई इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा और इन चीज़ों को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ रहे हो बात को? तो कैपिटल जी बराबर कितना आएगा मेरे पास, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। समझ में आ गई बात? अरे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सेपरेट कर दिया। अभी जी अकेला हो चुका है, दिख रहा है आप लोग को, जी अकेला हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा फोर्स की डायमेंशन, फिर यहाँ लिखूंगा लेंथ की डायमेंशन, फिर यहाँ लिखूंगा मास की डायमेंशन, और काम तमाम। ठीक है, अब सवाल ही उठता है सर फोर्स की डायमेंशन तो मुझे याद ही नहीं है। ठीक है, वैसे मैंने आपसे कह दिया था याद रखना है, और याद नहीं है तो आप टेबल में से देखो। ठीक है, और लिखो। ठीक है, जितना टेबल में से देख देख के लिखोगे ना उतना ज़्यादा याद होगा। ठीक है, सवाल सॉल्व करो, टेबल में से देखो, देख देख के याद करोगे, याद हो जाता है। ठीक है, आप ऐसे यूँ रटने बैठोगे ना नहीं होगा, लेकिन जब सवालों को सॉल्व करने के लिए बार बार आप पेज पलटते हो ना तो याद हो जाता है फिर। ठीक है, ये ऑब्जर्व करी हुई चीज़ है मेरी। ठीक है, तो जी इक्वल्स टू क्या है, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है, तो फोकस की डायमेंशन मुझे याद नहीं है, 1% याद नहीं है, तो मैं दिमाग लगाऊंगा कैसे निकालूं। तो मैं फोर्स की डायमेंशन मुझे याद नहीं है, तो मैं दिमाग लगाऊंगा कैसे निकालूं। तो कैसे निकालूंगा ध्यान रखना, मैं यहाँ फोर्स का फॉर्मूला पुट करूंगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। हालांकि मुझे याद है फॉर्मूला, मैं आप लोग को बता दूं, लेकिन मैं ये जो कर रहा हूँ ना आप लोग के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझो कि ये तरीका भी होता है। ठीक है, एफ की जगह एम ए लिख दूंगा, यहाँ जाएगा आर स्क्वायर और यहाँ क्या आएगा m1 m2। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है? सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये उठता है सर मास की तो हम जानते हैं एम होगी, ये वाले मास की भी एम होगी, इसकी भी एम होगी, और ये आर क्या है, डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, तो डिस्टेंस की क्या होगी, एल होगी, लेकिन अभी एक ही नहीं जानते। ठीक है, तो अब आप एक ही नहीं जानते तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो याद करो। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, एम ए की जगह लिख दूंगा v अपॉन टी। ठीक है, तो टी कहाँ जाएगा, नीचे डिवाइड में जाएगा ना, और यहाँ आएगा m1 m2। ठीक है, ये मैंने और आसान कर दिया इसे। समझ रहे हो आप बात को? ठीक है, अब
कुछ बच्चे के साथ हमें तो वेलोसिटी की भी याद नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो इससे तो बढ़िया बात ही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करो, वेलोसिटी का भी फॉर्मूला पुट कर दो। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, एम वी की जगह क्या लिख दो, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एच से डिनोट करते हैं अपन लोग कई बार, एच से या एक्स से भी कर देते हैं। यहाँ अपन आर स्क्वायर आएगा और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखूंगा तो एक टाइम तो पहले से नीचे है और एक और टाइम आ जाएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ आएगा m1 m2। अब मैंने इसे पूरा कन्वर्ट कर लिया है किसकी फॉर्म में, मास डिस्टेंस डिस्टेंस टाइम मास मास की फॉर्म में, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब ध्यान दो, डायमेंशन पुट करो। तो यहाँ लिखूंगा मास की m, ठीक है, मास की m1। यहाँ क्या है, एस क्या है, लेंथ, लेंथ की l1, फिर ये भी डिस्टेंस है तो इसकी l1 का स्क्वायर, अरे r का स्क्वायर है तो l1 का स्क्वायर, फिर नीचे क्या है टाइम तो t1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर ये मास है m, ठीक है, और ये वाला m। समझ में आ गई क्या बात, बस काम खत्म, m से m कट जाएगा, ठीक है। और ये वाला m जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, m -1। अब देखो ये वाला m नीचे है, नीचे से ऊपर लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। फिर यहाँ L1 तो है ही और ये L2 हो जाएगा। तो जब बेस सेम होता है तो पावर सेट हो जाती है, ये बात आपको याद होगी। अरे आप लोग को याद होगा a की पावर m इंटू a की पावर n है तो हम क्या लिख देते थे, a m प्लस n। अरे छोटी कक्षाओं में पढ़ा है 8वीं के अंदर आप लोगों ने, ठीक है। तो इन दोनों का बेस सेम है तो ये कितना है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर कितनी है 2, तो कितना हो जाएगा 1 + 2 यानी 3, यानी l की डायमेंशन कितनी हो गई 3। l का कितना योगदान है यहाँ 3, ठीक है। अब टाइम क्या है, टाइम की पावर 2 हो जाएगी यहाँ पर, तो ये ऊपर जाएगा तो टाइम की पावर -2 हो जाएगी। तो ये आपके सामने किसकी डायमेंशन निकल गया, ये डायमेंशन ऑफ जी, ये आ गए। अब आप सोच रहे होंगे अरे सर इतनी मेहनत कौन करेगा, इतना दिमाग कौन लगाएगा, हमें तो है नहीं इतना दिमाग, ठीक है। तो भैया दिमाग लगाना कुछ भी नहीं है, ये चुटकियों का सवाल है, ये चुटकियों में करने का सवाल है। आपको मैंने इतना लंबा चौड़ा समझाया है इसलिए टाइम लगा इसके अंदर, ठीक है। और वो भी बिल्कुल 0 लेवल से समझाया मैंने आपको, कि आपको फोर्स की याद नहीं हो तो यूँ कर लो, यूँ नहीं हो तो यूँ कर लो, ऐसे समझाया है, ठीक है। मैंने आपसे पहले कह दिया था याद कर लेना फोर्स की, अगर फोर्स की आप याद कर लेते हो तो यहीं आंसर आ जाएगा, यहीं यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। डायरेक्ट डायमेंशन पुट करो और अगले स्टेप में तो आंसर है, ठीक है। समझ में आ गई सब लोगों को बात, मैंने बिल्कुल आसान लेवल में समझाई है। यदि आप ध्यान देना, यदि मुझे फोर्स की डायमेंशन याद होती, आप इसे फर्स्ट मेथड कह दो, मैं सेकंड मेथड यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। यदि फोर्स की डायमेंशन याद होती तो क्या होता वो भी बता दूं, देख लो। G बराबर क्या फॉर्मूला आ चुका था हमारे पास, FR² / m1 m2, ठीक है, ये रही, ठीक है। अब फोर्स की डायमेंशन मैंने आप लोग को लिखवा दी है, ठीक है, मैंने लिखवा रखी, पीछे आप लोग टेबल में देखना। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ फोर्स की डायमेंशन, यहाँ पर फोर्स की डायमेंशन है m1 L1 t - 2, ठीक है। लेंथ की कितनी है यहाँ पर, L1 का स्क्वायर, और m1 कितना हो जाएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं अब m2, ठीक है। अरे m स्क्वायर हो जाएगा ना यार, m तो m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर दो तो अब m ऊपर जाएगा तो ये तो क्या है +1 और ये -2, तो कितना बचेगा बताओ, -1, ठीक है। अरे ये +1 है और ये ऊपर जाएगा m तो क्या होगा -1 बचेगा, और नहीं तो आप यूँ काट दो, ये पावर कट गई तो ऊपर जाएगा तब भी m की पावर -1 बचेगा। और ये कितना हो गया L3, ये L1 है और ये 2 हो जाएगा तो L3 हो जाएगा ना, समझ रहे हो बात को। और ये t - 2 अपनी जगह है, देखो ये आ गया आंसर। है क्या बहुत बड़ा, नहीं है ना, छोटा सा है, इतना सा, लेकिन ये मैंने खोल खुला के बिल्कुल इस तरीके से कि आपको कुछ भी याद नहीं हो तो भी आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। जल्दी से दोनों मेथड लिखो आप लोग, ठीक है, फटाफट। चलिए लिख लिया होगा आप लोगों ने यहाँ तक। अब आगे बढ़ता हूँ, मैं सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ, आप लोग लिख लो। और अब मैं सेकंड क्वेश्चन इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा खोल के नहीं करूँगा, सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करूँगा, आप टेबल से फार्मूलाज देख सकते हो, और मेरी राय है कि टेबल से देखने के बजाय बेहतर है जल्द से जल्द याद कर लो उन्हें, ठीक है। उन्हें याद कर लो जो मैंने लिखा है, 10-15 फॉर्मूले हैं, उसमें से कुछ तो छोटे छोटे हैं जो यूँ ही जानते हो आप लोग, सिर्फ चंद याद करना है, जैसे फोर्स का हो गया, वर्क का हो गया, एनर्जी का हो गया, ये कुछ याद कर लो जो अमूमन काम में आते हैं, ठीक है, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। चलो सेकंड वाला देखते हैं, चार्ज। अब पहला सवाल यही उठ के आता है कि जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो आप दिमाग लगाओ कि उसका कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला छोटी कक्षा में 10th में पढ़ा होगा, I = Q/T, पढ़ा ही नहीं पढ़ा,
ठीक है। तो Q बराबर कितना होगा IT, ठीक है, समझ में आ गई बात ख़त्म। इसकी डायमेंशन अगर मुझे निकालना है तो वो इसके बराबर होगी। तो Q की डायमेंशन किसके बराबर होगी? I की डायमेंशन क्या होती है? A1 और टाइम की कितनी होती है? T1। बस ख़त्म, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब थर्ड क्वेश्चन भी हाथों हाथ यहीं करा रहा हूँ मैं। थर्ड वाला देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला याद करो अब आप पहले तो, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने? कुछ पढ़ा है क्या छोटी क्लास में, छोटी कक्षा में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की नहीं कर रहा, कहीं आप MGH का हो, ठीक है। आपने 10th क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है, V = W/Q, W/Q पढ़ा है नहीं पढ़ा? ठीक है, याद होगा। अब आप लोग को जो फोर्स W है उस W की डायमेंशन याद होना चाहिए। तो आप जल्द से जल्द पेज पलट के और देखो डायमेंशन क्या है। इसकी डायमेंशन आपको मिलेगी M1L2T-2, ठीक है। और वर्क की डायमेंशन निकलती कैसे है ये मैंने आपको सिखा रखी है, ठीक है। और Q की डायमेंशन अभी निकाली हमने, तो इसकी जगह लिख दूंगा मैं AT। समझ रहे हो बात को? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो M1 तो अपनी जगह है ही, L2 अपनी जगह है, T ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2 तो था ही, और ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा ना, तो टोटल -3 हो जाएगा। और A ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? A-1, ठीक है। तो ये किसकी डायमेंशन आ गई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आ गई, ठीक है। कोई चिंता वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से सारी बात समझ में आ रही है। चलो अब चौथा सवाल भी यही कर देता हूँ, जगह बच रही है तो। रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग ने याद होगा, 10th में पढ़ा होगा, V = IR। तो R बराबर कितना हो जाएगा? V/I, ठीक है। तो V/I, अब V की डायमेंशन मुझे पता है क्या, अभी निकाली है मैंने, तो V की डायमेंशन यहाँ लिखता हूँ मैं, R बराबर V/I, ठीक है। तो V की डायमेंशन में क्या लिखूंगा? M1L2T-3 और A-1, ठीक है, अपॉन, और करंट की डायमेंशन में जानते ही हूँ, क्योंकि करंट तो क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? A1। समझ गए बात को? तो टोटली जब सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? M1L2T-3 अपनी जगह है ही, और A जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और -1 पहले से ही मौजूद है, तो A-2, ठीक है। तो ये आ गए आपके पास रेजिस्टेंस की डायमेंशन। तो यहाँ तक आप लोग पूरा अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैंने इनको, इस वाली को पूरा वैसा ओपन नहीं करा जैसे पहला क्वेश्चन कराया था, क्योंकि मैंने आपसे बोला कुछ चीज़ों की डायमेंशन आप याद कर लो तो आसानी होगी, ठीक है। चलो ये कर लो आप लोग, फिर इसके बाद और क्वेश्चंस करते हैं। हम डायमेंशंस के नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आप क्वेश्चन लिखिए फटाफट। द डेंसिटी रो, कॉमा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कॉमा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g and frequency f and frequency f are the basic quantities. Find the dimension of force. Find the dimension ऑफ फोर्स, ठीक है। देखिए इस सवाल में क्या कहा गया है, आपको एक चीज़ दी गई है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया है डेंसिटी क्या है? रो, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? G, ठीक है। और एक दे रखा है फ्रीक्वेंसी कितना है? F, ठीक है। आप लोग को बता दूं, ये जो क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने भी मैंने पढ़ा है, इस तरीके के क्वेश्चन नीट में और जेई मेन में बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये नीट और जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को लिख लेना अपने नोट्स में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये तो हमें गिवन है, ये बोला गया, ये क्वेश्चन में ये बोला गया कि आप इनको क्या मानो, फंडामेंटल क्वांटिटी मानो। इनको क्या मानो? फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर करना, आपको कंसीडर करना है कि ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। समझ में आई नहीं आई बात? क्लियर है? क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इनको क्या मानना है आपको? फंडामेंटल क्वांटिटी मानना है। मान ली भैया फंडामेंटल क्वांटिटी, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान दो आगे क्या बोला। आगे ये बोला कि इनको फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हुए आप फोर्स की डायमेंशन फाइंड आउट करो।
ठीक है। अब अभी तक तो बहुत सारे बच्चों के सवाल ही भेजे में नहीं घुसा हुआ, मैं सवाल बताऊँ आप लोग को। हम जानते हैं फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t-2। मानते नहीं मानते? मानते क्या मतलब जानते हैं, ये वाली चीज़ हमने निकाल रखी, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो फोर्स की डायमेंशन है वो किसकी टर्म्स में लिख रखी है, मास, लेंथ और टाइम। क्यों लिख रखी है? क्योंकि मैं जानता हूँ मास, लेंथ, टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आप मास, लेंथ, टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी मत मानो, आप किसको मानो, डेंसिटी को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को और फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल क्वांटिटी मानो और फोर्स की डायमेंशन निकालो। मतलब यहाँ पर एम एल टी की जगह हम क्या लिखें, डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फ्रीक्वेंसी लिखें। समझ में आ गई बात? डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फ्रीक्वेंसी लिखें और उसकी टर्म्स में हम फोर्स की क्या करें, डायमेंशन फाइंड आउट करें, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब देखिए ये क्वेश्चन मैं पहला करा रहा हूँ आप लोग को, तो मैं इसको मैं ही सॉल्व कराऊंगा, मैं ही समझा रहा हूँ तरीका, फिर इसके बाद वाले क्वेश्चन आप लोग को भी प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, ठीक है। अभी तो सवाल समझ में आ गया होगा सब लोग के, ठीक है। पहले मुझे एक बार बता दो क्या सब लोग के सवाल समझ में आ गया क्या? अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ पूरा, देखिए आप लोग ध्यान से क्या होगा। देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे एक बोला गया है कि फोर्स की डायमेंशन मुझे इन तीन की टर्म्स में निकालना है। मतलब ये कि फोर्स मैं इस तरीके से मानता हूँ कि फोर्स प्रोपोर्शनल होगा किस किस के, रो के, जी के और एफ के, ठीक है। समझ रहे हो बात को? अरे भाई बोला गया ना कि आप फोर्स को कन्वर्ट करो डेंसिटी, जी और एफ के टर्म्स में, मतलब इनकी टर्म्स में डायमेंशन निकाल कर बताओ। तो मैं मान लेता हूँ कि फोर्स प्रोपोर्शनल होगा इनके, जब भी तो रिलेशन निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ए, इनकी जो पावर्स होंगी उनको लिख देता हूँ ए, बी और सी, ठीक है। अगर फोर्स की डायमेंशन ऐसे निकालूंगा तो मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर ए, बी, सी लिख दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को तो छोड़ो अभी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसकी डायमेंशन लिखूंगा। तो रो की डायमेंशन क्या होती है, डेंसिटी की डायमेंशन मैंने आप लोग को लिखवा रखी, पीछे देखो आप लोग m1 l-3 और उसकी पावर कितनी लिख दूंगा, a, ठीक है। ऐसे ही g की डायमेंशन कितनी आएगी, l1 t-2। अरे एक्सेलरेशन ही तो ही है, क्या है ये, एक्सेलरेशन ही, तो इसकी पावर कितनी दे रखी है, b। और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन मैंने लिखवा रखी है आपको t-1। अब इसके लिए आपको टेबल अच्छे से याद होना चाहिए बेटा, मैंने टेबल जो बनवा रखी है आप लोग को वहीं से मैंने ये फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बार बताओ, इधर फोर्स की डायमेंशन लिख देता हूँ मैं m1 l1 t-2। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब मैं क्या करूँगा, इस a को यहाँ अंदर ले आऊँगा, b को ले आऊँगा और c को ले आऊँगा, ठीक है। तो m1 l1 t-2 तो अपनी जगह है, ठीक है। और इस a को अंदर लूँगा तो क्या आएगा, m a l-3b 3a, ये वाली चीज़ आ गई। ऐसे ही lb t-2b, ये b अंदर ले लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, t-c। समझ में आ गई बात? अरे कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना कोई दिक्कत? अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हम लोग एक बात जानते हैं शुरू से, जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर बताओ मास, इधर यहाँ मास है लेकिन यहाँ मास नहीं है, यहाँ पर भी मास नहीं है, तो यहाँ तो मैं ओनली एम ए लिख दूंगा, ठीक है। अब लेंथ देखो, यहाँ लेंथ है और यहाँ लेंथ है, तो मैं क्या लिखूंगा, l-3a, और इन दोनों का बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे टाइम की बात करूँ, t-2b -c। समझ में आ गई बात? और यहाँ क्या लिखूंगा, जैसा था वैसे लिखूंगा। अब आप लोग खुद सोचो, ये चीज यदि इसके बराबर है तो क्या इनकी पावर्स भी आपस में बराबर होंगी? अरे ये क्वांटिटी अगर इसके इस क्वांटिटी के बराबर है, इधर वाली इक्वेशन, इधर वाली वैल्यू इसके बराबर है, तो इधर का सब कुछ इसके बराबर होगा, मतलब इधर की पावर्स इनके बराबर होंगी। अरे समझ में आ गई क्या बात? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पहली इक्वेशन
a इक्वल्स टू 1, पहले मैं m की पावर को कंपेयर करूंगा तो m की पावर कितनी है यहाँ पर a और यहाँ कितनी है 1, तो एक a बराबर कितना है इससे 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दूंगा। दूसरा देखो -3a प्लस b, इधर l की पावर ये है और इधर l की पावर कितनी है 1, तो इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दूंगा, ठीक है। और थर्ड देखो क्या है, -2b माइनस सी इक्वल्स टू इधर कितना है -2। अरे टाइम की डायमेंशन, टाइम की जो है पावर उनको इक्वल कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। a की वैल्यू पता चल गई मुझे कितनी है 1, ठीक है। अब a की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा तो मुझे b की वैल्यू पता चल जाएगी। तो कैसे पता लगेगी, देखो -3 × 1 प्लस b बराबर कितना हो गया 1, ये 3 उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा b बराबर आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है। अच्छा b बराबर 4 आ गया तो b बराबर 4 यहाँ रखो। अब b की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा तो c की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ 2 × 4 माइनस सी बराबर -2, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया आपके पास -8, और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -8, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +8 और -2, तो c बराबर कितना आएगा, -c बराबर आएगा +6, फिर ये माइनस इधर आ जाएगा तो c बराबर कितना हो जाएगा -6, ठीक है। तो ये a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू मुझे ये पता लग गई और c की वैल्यू मुझे ये पता लग गई, ठीक है। अब ये वैल्यूज मुझे कुछ नहीं करना, उठा के यहाँ पटकना है, काम खत्म, ठीक है। तो f बराबर कितना हो जाएगा, रो की पावर तो 1, a1 है ना तो रो की पावर 1, b बराबर कितना है 4 तो g की पावर 4, ठीक है। और c कितना है -6 यानी f की पावर -6, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गई, देख लो आप, समझ में आई नहीं यही बात, कोई दिक्कत है यहाँ तक, आसान सी चीज़ है, मैंने कोई बहुत बड़ा झमेला नहीं करा। आपको हो सकता है एक बार समझने में दिक्कत आए तो आप वीडियो को वापस से बैक करके देखना, ठीक है। कुछ नहीं है, सबसे पहले ये जब बोला है तो मैंने ऐसा मान लिया कि हाँ ये भाई इसके प्रोपोर्शनल होगा, और इसकी अब पावर्स तो मुझे पता ही नहीं है कितनी कितनी होगी। अरे मास की टर्म्स में तो पता थी मुझे, मास की 1 है, लेंथ की 1 है और टाइम की -2 है, ये तो मुझे याद थी, लेकिन अभी मुझे इसकी टर्म्स में तो पता ही नहीं है, तो मैंने ABC मान ली, ठीक है। मान के मैंने इसकी भी असली डायमेंशन, इसकी भी असली डायमेंशन, इसकी भी असली डायमेंशन लिखी और इसकी भी असली डायमेंशन लिखी। अब जब ये आपस में इक्वल है तो मैंने इनको कंपेयर कर डाला, और जब कंपेयर करा तो इसकी पावर को इनकी पावर से कंपेयर करा तो A, B और C की वैल्यू निकल कर आ गई, और यहाँ पर मैंने बाद में वैल्यू पुट कर दी तो आंसर। ऐसे कई क्वेश्चन नीट के अंदर पूछ रखे, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ो, 4 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके, ठीक है। जल्दी से लिखो इसे। देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, डायमेंशन के क्वेश्चन हमारे चल रहे थे। हमने जो पिछला क्वेश्चन करा था वो भी इसी तरीके का था, ठीक है। क्या है ये क्वेश्चन मैं पढ़ के बताऊंगा तब पता चलेगा आपको कि पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग सेम है, ठीक है। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी v, डेंसिटी रो, फ्रीक्वेंसी f एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब मुझे लीनियर मोमेंटम की डायमेंशंस निकालना है, किसके टर्म्स में, v, रो और f के टर्म्स में, ठीक है। और इनको मुझे क्या मानना है, फंडामेंटल क्वांटिटी। v, रो और f को क्या मानना है, मुझे फंडामेंटल क्वांटिटी मानना है। बात समझ में आ गई, ठीक है। बहुत आसान सी चीज़ है, बहुत सिंपल है, यहाँ पर कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। ध्यान देना, मैं यहाँ लीनियर मोमेंटम p प्रोपोर्शनल टू v की पावर a, ठीक है, रो की पावर b और f की पावर c, जैसा पिछला था वैसे ही कर रहा हूँ यहाँ पर सेम, ठीक है। यहाँ पर मैंने इक्वेट कर दिया। एक्चुअल में जो मोमेंटम है वो m, l और t की टर्म्स में होता है, क्योंकि m, l और t क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आप वेलोसिटी, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल क्वांटिटी मानो। समझ में आई नहीं ये बात, ठीक है। तो अपन उस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने इसको फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हुए मैंने v की पावर a, रो की पावर b और f की पावर c मान ली। आप लोग को बता दूं इस तरीके के क्वेश्चन नीट में बहुत ज़्यादा पूछे गए, नीट और जेई के अंदर, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, m1 l1 t-1, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर इसके जगह क्या लिखूंगा, l1 t-1 की पावर a, रो की जगह क्या लिखूंगा, m1 l-3 की पावर b, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जगह क्या लिखूंगा, t-1 की पावर c। समझ में आ गई बात। अब मुझे कुछ नहीं करना, इनको इक्वेट करना है बस। ये लिख दिया मैंने, आगे लिखूंगा mb, पावर अंदर डाल लूँ मैं डायरेक्टली, ठीक है। अब l की पावर कितनी होगी बताओ, यहाँ पर l की पावर a और यहाँ l की पावर -3b, और दोनों बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगी। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है, एक स्टेप बचा रहा हूँ। t की कितनी होगी, t की पावर -a और यहाँ t की पावर -c,
कुछ नहीं, इक्वल कर दो। तो b बराबर तो कितना आया 1 यहाँ से, ठीक है। a माइनस 3b बराबर कितना आ गया 1, और माइनस a माइनस c बराबर कितना आ गया है -1, ठीक है। अरे t की इक्वल कर दी, l की इक्वल कर दी और b की m की इक्वल कर दी। तो अब b की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा इस जगह, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो b की वैल्यू अगर मैं सेकंड में इक्वल करूँगा, पुट करूँगा, तो क्या आएगा, a बराबर आएगा मेरे पास 4, ठीक, करके देख लेना आप, ठीक है। और a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँगा यहाँ पर, तो कितना लिखेंगे, माइनस माइनस लेके पहले काट दो, 4 उधर जाएगा तो c बराबर आएगा -3। c बराबर कितना आएगा आपके पास -3। बस अब कुछ नहीं है, वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो p की जो डायमेंशन आएगी इनकी टर्म्स में, डायमेंशन ऑफ p किसकी टर्म्स में, v रो और f की टर्म्स में कितनी आएगी, v की पावर 4, रो की पावर कितनी होगी बताओ, रो की पावर b है, तो b किसके बराबर है 1 के बराबर, और फ्रीक्वेंसी की पावर कितनी है c, और c किसके बराबर -3 के बराबर, ठीक है। तो ये हमारी डायमेंशंस निकली है किसके टर्म्स में, रो v f के टर्म्स में, ठीक है। समझ में आ गई बात। जल्दी से आप लोग यहाँ तक लिखो, अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके का है, लेकिन यहाँ फ़र्क इतना है, लीनियर मोमेंटम की जगह हम लोग कर रहे हैं फोर्स। लीनियर मोमेंटम की जगह हम क्या कर रहे हैं, फोर्स, ठीक है। समझ रहे हो बात को, यानी हमें ये सारा कुछ सेम है, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी v है, डेंसिटी रो है, फ्रीक्वेंसी f है, ठीक है। लेकिन अब मोमेंटम की जगह क्या कर रहे हैं हम, फोर्स, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग अलग से लिखना। यहाँ फोर्स f लिख दूंगा मैं। अब मैं तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सामने लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली 2 मिनट में हो जाएगा ये सवाल मेरे सामने, ठीक है। आप लोग को तो दोबारा लिखना पड़ेगा, तो आप सॉल्व कर सकते हो वीडियो को स्टॉप करके। यहाँ डायमेंशन फोर्स की कितनी आएगी, m1 L1 T-2, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर इक्वेशन में यहाँ पर कितना कर दूंगा मैं, -2। समझ में आ गई बात, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, सब कुछ सेम रहने वाला है, बस a b c की वैल्यूज़ अलग आएंगी। a की वैल्यू तो, b की वैल्यू तो 1 ही आ रही है, ठीक है। तो b की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, वही 4 आएगी, ठीक है। और अगर a की वैल्यू 4 आ गई तो माइनस कट जाएगा, 4 उधर जाएगा, तो c की वैल्यू -2 आएगी। समझ आ गई बात, पहले -3 आई थी, अभी -2 आएगी। तो बस अब कुछ नहीं, डायमेंशन ऑफ फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, v a की जगह लिखूँगा 4, फिर रो b की जगह लिखूँगा 1, और फ्रीक्वेंसी में कितना है c की पावर कितनी है -2। तो ये फोर्स की टर्म्स में हो गया, ठीक है। तो ये आखिरी क्वेश्चन मैंने आप लोग को इस तरीके का कराया, अब नहीं कराऊंगा इसके बाद। आप लोग जल्दी से यहाँ तक लिख लो, फटाफट लिख लो, ठीक है, जल्दी से लिख लो। देखिए अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, P इक्वल्स टू EL² m की पावर -5 g की पावर -2, ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि E तो एनर्जी है, L क्या है, एंगुलर मोमेंटम। अब आप लोग एंगुलर मोमेंटम अभी नहीं जानते, मैं इसका फॉर्मूला और डायमेंशन में बताऊंगा, ठीक है। M क्या है यहाँ पर मास, और G क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला शो दैट P इज डायमेंशनलेस। हमें प्रूव करना है, शो करना है कि जो ये P है ना, ये डायमेंशनलेस है, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, कैसे सॉल्व करेंगे देखो आप लोग, ध्यान दो यहाँ पर। पहले तो मैं आपको सबकी डायमेंशन लिख के बता दूं। तो E की डायमेंशन क्या होती है, m1 L1 T-2, सॉरी m1 L2, मुझे याद है, आप लोग टेबल से देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, सेकेंड वर्ड आया है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। फॉर्मूला बता रहा हूँ ओनली, अभी डेफिनेशन एफिशिएंट नहीं बता रहा है, पर आगे पढ़ेंगे खूब अच्छे से। अभी ओनली फॉर्मूला बता रहा हूँ। इसका फॉर्मूला होता है mvr। क्या होता है, mvr। m क्या है मास, v क्या है वेलोसिटी, r क्या है रेडियस, ठीक है। तो यहाँ डायमेंशन कितनी लिखूंगा, मास की आ जाएगी m1, वेलोसिटी कितनी आएगी L1 T-1, और रेडियस की कितनी आएगी L1, ठीक है। तो अब टोटल मिलके कितना हो जाएगा, m1 L2 T-1, ये आ गया एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। थर्ड क्या है, मास। तो मास की क्या होगी, वही m1, ठीक है। और लास्ट है g। अब g की डायमेंशन मेरे को भी याद नहीं है, ठीक है, तो अपन 2 मिनट में निकाल लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। f बराबर कितना होता है, g m1 m2 अपॉन r²। तो g बराबर कितना आएगा, fr² अपॉन m1 m2, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखूँगा, m1 L1 T-1, सॉरी T-2 फोर्स की। r के लिए क्या लिखूँगा, L2 लिख रहा हूँ डायरेक्टली, L1 आएगा उसका स्क्वायर होगा तो डायरेक्टली L2 लिख दिया। और मास का क्या है, 2m है, तो नीचे कितना आ जाएगा, m2 आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, m-1 L3 T-2। समझ में आ गई। वैसे मैंने सवाल कराया था आप लोग को, तो वहाँ देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो m-1 L3 T-2, ठीक है। अब ध्यान देना, इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला
कि जो ये इक्वेशन दिख रही है ना, ये जो p दिख रहा है, इसको डायमेंशन लेस प्रूव करना है। तो इसे डायमेंशन लेस प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, जैसे जैसे ये लिखा हुआ है ना, वैसे वैसे इनकी डायमेंशंस लिख के और जो जो पावर लगी हुई वो पावर लगा दूंगा और उनको सिंप्लीफाई करूँगा। ठीक है, तो ध्यान देना, देखो मैं क्या करता हूँ, p बराबर e की पावर तो 1 है, तो e की डायमेंशन तो एज इट इज़ लिख दूंगा m1 L2 t - 2। ठीक है, इसके बाद में क्या है, L2, तो L का स्क्वायर हो रहा है मतलब, तो ये रहा L, तो इसका स्क्वायर कर दो m1 L2 t - 1, और ये मैंने इसका स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, फिर क्या है m की पावर -5, तो ये m की पावर -5 लगा दी मैंने यहाँ पर। ठीक है, और फिर g की पावर -2, तो g की पावर कितनी आएगी, ये -5 बाहर लगाता हूँ, सॉरी ये -5 यहाँ लगा रहा हूँ, और g की पावर कितनी है, -2, तो g लिखूंगा पहले, तो g की डायमेंशन m1 L3 t - 2, और डायमेंशन कितनी लिखूंगा इसकी -2। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, नहीं है ना कोई दिक्कत। अब इनको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, m और यहाँ आ जाएगा m1, इसकी पावर अंदर डालूंगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक स्टेप बच जाएगी अपनी। ठीक है, इसको अंदर डालूंगा कितना आएगा, +2 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, फिर इसको अंदर डालूंगा कितना आएगा, -5। ठीक है, और इसको अंदर डालूंगा -2 को यहाँ अंदर डालूंगा, तो -2 और -1 कितना हो जाएगा, +2। अरे -2 और -1 कितना हो जाएगा, +2, तो यहाँ लिख दिया मैंने +2। तो ये m की डायमेंशन सारी आ चुकी हैं। एक स्टेप बचा ली है मैंने, अगर आप लोग को कन्फ्यूज़न है तो बताओ, मैं उसको कर दूँ पूरा। लिखूँ क्या, एक स्टेप लिख दूँ, चलो लिख देते हैं, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर लिख देते हैं, अपन तरीके से लिख देते हैं, ये m1 L2 t - 2, ये तो ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा इसको या अपन एक काम करते हैं, तुम लोग को अगर इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है ना, इसको दूसरे ढंग से कराता हूँ। इसमें तुम्हें जो है डिवाइड करने की झंझट खत्म हो जाएगी। देखो कैसे, मैं p बराबर मेरे सामने लिखा हुआ है EL² m की पावर -5 g की पावर -2, इसको ऐसा लिख देता हूँ, EL² अपॉन m की पावर 5 g2। कोई हर्ज है, अरे भाई ये माइनस की पावर नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी ना। अब इस हिसाब से लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ लिखो कितना आएगा, m1 L2 t - 2, अरे ये लिख दिया मैंने, L की जगह कितना लिखूंगा बताओ, m1 L2 t - 1 की पावर 2। अभी कोई हर्ज है, नहीं है ना कोई हर्ज। भाई मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ लिख दी, L की जगह ये वाली वैल्यू रख दी, और L का स्क्वायर है तो यहाँ 2 लिख दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय m की जगह कितना लिखूंगा, m की पावर 1 और पावर 5 आ जाएगी, और g की जगह कितना लिखूंगा, m - 1 L3 t - 2 की पावर 2। ठीक है, अब और अगली स्टेप में लिखते हैं अपन, कितना आएगा, m1 L2 t - 2। ठीक है, इसको अंदर डाल दो तो कितना हो जाएगा, m2 L4 t - 2। अरे कोई हर्ज है क्या, डिवाइडेड बाय, इसको अंदर डालो कितना होगा, m5, और अब इसको अंदर डालो कितना होगा, m की पावर -2 L की पावर 6 और t की पावर -4। अरे 2 को अंदर डाल देंगे तो यही होगा ना। ठीक है, अब देखो क्या क्या कट रहा है, यहाँ देखो m की पावर -5, m की पावर 5 और -2, कितना बचेगा, 3, और ऊपर भी कितना है, m की पावर 3, तो ये m से m सब खत्म। ठीक है, बचा क्या, m की पावर 0। समझ में आ गई बात। एक और स्टेप बनेगी, लेकिन मैं बचा रहा हूँ, मेरे पास भी जगह नहीं है स्टेप बनाने की, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, एक और स्टेप बनेगी, ये नीचे ये भी सोल्व हो जाएगा, ये भी सोल्व हो जाएगा, फिर ऊपर नीचे बिल्कुल सेम आ जाएंगी, कट जाएंगी। करूँ क्या वो भी, कहो तो कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे लग रहा है ऐसा तुम्हारी शक्लों से, तो मुझे कर देना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो बात को, कर देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ लिख देते हैं अपन m1 m2, और यहाँ कितना आएगा, m की पावर -2 और m की पावर 5। ठीक है, लाओ अब इसको मैं यहाँ इधर लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है लेकिन इधर लिख रहा हूँ। तो देखो m1 L2 t - 2, एक काम करते हैं, ऊपर का देखो m कितना हो जाएगा, m3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, L6, और ये कितना हो जाएगा, t - 4। ठीक है, और नीचे देखो m की पावर 5 और -2 कितना हो जाएगा, m की पावर 3, ये L6 और ये t4 -4, सब कट जाएंगे ना आपस में। तो क्या बचा आपके पास, अंडा। नहीं बात समझ में, m0 L0 t0, तो यही तो प्रूव करना था ना, डायमेंशन लेस ही तो प्रूव करना था, m0 L0 t0। क्लियर हो गई, इसे डायमेंशन लेस कहते हैं, मतलब जिनके यहाँ नंबर नहीं बचे रहे ना, वो डायमेंशन लेस कहलाता है। क्लियर, यहाँ तक जल्दी से लिख लो।